बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी। एनर्जी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास जो सबसे मेन एक नेचर रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की, वो तो हमारे पास सोलर एनर्जी, सन एनर्जी है। लेकिन हम अपनी डेली बेसिस पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी एनर्जी डिमांड है, उसको फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का नाम भी देते हैं, जिसमें हमारे पास फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है एंड अदर्स। इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये क्योंकि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और दीज आर डिप्लीटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दे कैन नेवर बी यूज्ड अगेन। तो हमारे पास फॉसल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमारी तकरीबन 95% जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें रिसोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, इनको हमें यूज़ करना पड़ता है। इनको फॉसल फ्यूल इसलिए कहा जाता है। ये कहाँ से बनते हैं? तो जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनकी डेथ हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ज़मीन के नीचे जो है वो बरी डाउन हो जाते हैं, कर जाते हैं और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन की डीपर लेयर्स के अंदर या ओशन की डीपर लेयर में, सी की डीपर लेयर में फॉसल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम फॉसल्स का नाम देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी लाइक अदर कंट्रीज़ इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं। गैस के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, कोल के रिसोर्सेज हैं और इसी तरह हम मज़ीद जो रिसोर्सेज हैं ऑयल वगैरह के, उसके लिए ड्रिलिंग प्रोसेस किया जा रहा है, माइनिंग प्रोसेस भी किया जाता है डिफरेंट कोल वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन फॉसल फ्यूल्स का एक जो ड्रॉबैक है, नो डाउट कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम इसको यूज़ करते हैं, ये है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हम इन्हें जस्ट जो हमारे पास मौजूद है इनको यूज़ करते जाएं, न्यू रिसोर्सेज ना फाइंड आउट करें, न्यू रिसोर्सेज को ना हम तलाश करें या फिर कोई ऐसा इनका वाइज यूज़ ना करें, इनका प्रॉपर और एक यूज़ जो है वो सस्टेनेबल यूज़ ना करें, तो अल्टीमेटली ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी शॉर्टेज ज़ाहिर बात है इसकी वजह से क्रिएट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें, न्यू रिसोर्सेज को भी सर्च आउट करें। तो इसमें किस तरह से ये कोल बनता है, एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है इसी पेज पर। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो डेड प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डेथ होती है। अल्टीमेटली ये डेड प्लांट जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता पीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। पीट एक ब्राउन कलर का सॉइल, ब्राउन सॉइल की तरह मटेरियल होता है, जो कि डेड प्लांट्स की आहिस्ता आहिस्ता अंडर प्रेशर जो है ये आर कन्वर्टेड इनटू पीट। पीट जो है फर्दर मज़ीद विद द पैसेज ऑफ टाइम लिग्नेट में कन्वर्ट होता है। लिग्नेट भी ब्राउन कलर का ही होता है, लेकिन ये लो लेवल का कोल है, लो क्वालिटी कोल है। लिग्नेट इज़ अ लो क्वालिटी कोल, एग्जैक्ट कोल तो नहीं है लेकिन ये लो क्वालिटी कोल होता है। इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। लिग्नेट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ब्राउन कोल। तो लेकिन ये एग्जैक्ट कोल क्यों नहीं है? क्योंकि लिग्नेट के अंदर कुछ प्लांट ट्रेसिस, कुछ रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको लो क्वालिटी कोल का नेम दिया जाता है या ब्राउन कोल भी कहा जाता है कॉमनली। लिग्नेट इज़ दैन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू कोल। और जब कोल की बर्निंग होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर कोल की बर्निंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, ऐश बनेगा, स्मोक बनेगा। ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से डेड प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू द कोल, जो कि एक हमारे पास फॉसल फ्यूल है। अब हमारा फर्स्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है हमारे पास। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ऐसी इलेक्ट्रिक पावर दैट इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ऐसी इलेक्ट्रिक पावर जो वाटर की मदद से जनरेट हो उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में हमारे पास जो मेन रिसोर्स आता है वो वाटर है। तो वाटर के लिए जो सबसे मेन हमारा सोर्स होगा वो रेन वाटर होगा। उसके लिए जी हमारे पास रेन वाटर है, जो कि हमारा मेन रिसोर्स ऑफ वाटर है। रेन एक एनर्जी रिसोर्स है जो रीन्यूएबल है ऑब्वियसली, और रेन जो है वो अपनी एनर्जी सन से ले रही है। अब रेन जो फॉल होती है हाई एरियाज़ में, हिली एरियाज़ जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जब रेन फॉल होती है तो अल्टीमेटली ये वाटर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करता है माउंटेन से। अब ये वाटर नीचे की तरफ मूव करता है तो स्लोपिंग सरफेस की वजह से, स्लोप एरिया की वजह से, हिली सरफेस की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर में बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली जब नीचे की तरफ आता है तो इसकी स्पीड जो है गेन करता है, इट अल्टीमेट इंक्रीजेज इट्स स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है।
जब स्पीड बढ़ती है तो इसकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब ये इसका मतलब है कि जो नीचे वाटर आ रहा है, जो फॉल डाउन कर रहा है, जो नीचे वैलीज़ में आ रहा है या अदरवाइज निचले एरियाज़ में आ रहा है, प्लेन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहा है, इसकी इंक्रीजिंग स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्पीड गो ऑन इंक्रीजिंग। तो आप इस हिली एरियाज़ की बेस पे आके जहाँ पे आप देखें कि मैक्सिमम स्पीड ये गेन कर चुका है, तो वहाँ पे अगर हम टरबाइंस लगाएं, जो टर्निंग टरबाइंस होंगी, टरबाइंस के साथ फिर जनरेटर्स अटैच किए जाए और टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाएंगी, तो आप वाटर की मदद से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। ये इसका जो हमारे पास बेनिफिट है, जो प्लस पॉइंट ये है कि ये एक सस्ता तरीन रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है। टोटल आप रेन वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास वैसे भी आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसे रिवर्स हैं जिनका पानी की वैसी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो नीचे फ्लो डाउन कर रहा होता है। वहाँ पर टरबाइंस लगा के, जनरेटर लगा के इस हमारी जो डेफिशिएंसी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसको हम डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये बड़ा चीपेस्ट रिसोर्स भी, और ये एक नॉन पोल्यूटेंट रिसोर्स है। इसमें उस तरह से पोल्यूशन काज नहीं होती जिस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी है, अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो मेथड्स हैं उसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइडल पावर। टाइडल पावर के अंदर वर्ड बेसिकली दिस इज़ टेकन फ्रॉम टाइड्स से लिया गया है। टाइड्स जो है ये ओशन के अंदर काज होती हैं, और ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जो है ज़्यादातर काज हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। तो टाइड्स ज़ाहिर बात है मूव करती हैं टूवर्ड्स द शोर एरिया, जो साहरी इलाका है, या फिर उससे अवे मूव करती हैं, तो लैंड की तरफ या अवे फ्राम द लैंड मूव करती हैं। अल्टीमेटली टाइड्स, हाई टाइड्स हैं, लो टाइड्स भी होती हैं, हाई टाइड्स भी होती हैं। तो जब टाइड्स क्रिएट होती हैं तो बेसिकली हाई टाइड में लो टाइड एरियाज क्रिएट हो जाते हैं ओशन में। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, उसके प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, वाटर का जो प्रेशर है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे टाइडल पावर स्टेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक बैरियर क्रिएट किया जाता है जिसे हम टाइडल बराज का नाम देते हैं। और ये जब बराज, उसके साथ फिर टरबाइंस और जनरेटर्स लगेंगे, तो जब ये वाटर हाई से लो की तरफ मूव करेगा, लो टाइड से लो टाइड की तरफ, दरमियान में टरबाइन आएगा, जनरेटर आएगा, और उस वाटर की पावर, टाइडल पावर की मदद से जो है हम टाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है विंड पावर। विंड को अगर हम डिफाइन करें तो मूविंग एयर, ऐसी एयर जो मूव कर रही होती है, डेट इज कॉल्ड एज द विंड। ये कैसे होती है? क्योंकि हमारी जो सोलर एनर्जी है, जो हीट आ रही है, जो सोलर हीट गेन कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। कोई पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट अप हो रहा है, कोई पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कि अनइवन हीटिंग हो रही है लैंड सरफेस पे। तो वार्म एयर जो है वो राइज करती है। उसकी रीज़न ये है कि वार्म एयर के पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस होती है, तो अल्टीमेटली वार्म एयर जो है वो अपर साइड पर राइज कर जाती है, और कूलर एयर जो है उसकी जगह पे नीचे आ जाती है। ये जो फिनोमेना है वार्म और कूलर एयर का, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी फिर होती है कि वार्म एयर ऊपर जाती है, अल्टीमेटली अपर रीचेज में जाती है, वहाँ पर जाके कूल डाउन होती है, फिर क्लाउड एंड सो ऑन, रेन फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन होती है। बहरहाल इस टॉपिक की अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जस्ट वार्म एयर राइज करेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होती है, और कोल्ड एयर उसकी जगह पे आ जाती है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं। हाई प्रेशर एरियाज़, लो प्रेशर एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं। तो विंड जो है वो नॉर्मली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करेगी। तो हम उसके रास्ते में विंड मिल्स लगा सकते हैं, विंड टरबाइंस लगा सकते हैं, जो विंड एनर्जी की मदद से जनरेटर्स को चलाएंगे और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक टोटल नेचर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर कोई एयर पोल्यूशन प्रॉपर कास्ट नहीं होती। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि इसमें आप रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये उस वक्त तक काम करती हैं विंड मिल जो है जब तक विंड चलती रहती है, जब तक एयर जो है वो मूव करती रहती है, यानी कि, और जब ये नहीं मूव करेगी तो अल्टीमेटली अपनी वर्किंग स्टॉप कर देंगी। तो इसके लिए फिर ये है कि इनकी एफिशिएंट वर्किंग के लिए, इनसे प्रॉपर एनर्जी गेन करने के लिए हम इनको ऐसे एरियाज़ में लगाते हैं, ऐसे एरियाज़ में इनको जो है वो इम्प्लांट किया जाता है कि जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, ज़्यादा विंड जो है वो मूव करती है। नेक्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से मिलती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाया जाता है, और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट को फिर यूज़ किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए।
मीन्स कि आप न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म द वाटर इनटू स्टीम, और ये जो स्टीम है उसकी मदद से फिर फर्दर स्टीम टरबाइन जो है उनको चलाया जाता है। लेकिन इसका एक ख़ास लाइफ पीरियड है। एक तो ये है कि तकरीबन 30 ईयर्स के बाद हमें इसको चेंज करना पड़ता है, ताकि रेडिएशंस फिर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, फिर इसकी वो जो एफिशिएंसी है वर्किंग की वो नहीं रहती। तो अल्टीमेटली इसका जो एक लाइफ टाइम है डैट इज़ ओनली almost 30 years. Next one is the geothermal energy. Geo means earth, land, and thermal mean therm से है heat, temperature। तो अंडर द अर्थ सरफेस ज़मीन से नीचे वोल्केनोस पाए जाते हैं, आतिशफशा पहाड़ जिसे हम कहते हैं। इसका उसमें अर्थक्वेक्स में भी रोल होता है। हार्ट स्प्रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं। गीज़र्स पाए जाते हैं। गीज़र्स बेसिकली क्या है, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हीट जो है स्टीम की फॉर्म में ज़मीन से बाहर आती है। तो ज़ाहिर बात है ज़मीन, ये सारी चीज़ें ज़मीन से बाहर हीट निकालती हैं, हीट एनर्जी जो है वो उसको रिलीज़ करती हैं। ये जो हॉट वाटर बाहर आता है या जो स्टीम बाहर आती है, इसकी मदद से आप इसको इकट्ठा करें, ऐसा सिस्टम बाहर बनाएं, इसको आप कलेक्ट करें और इसकी मदद से आप एनर्जी टरबाइन बनाएं, टरबाइन चलाएं, जनरेटर चलाएं। और ये न्यूजीलैंड है, आइसलैंड, इन एरियाज़ में ये ज़्यादा इस तरह के जो वोल्केनोस टाइप हॉट स्प्रिंग जो जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं हमें। लेकिन ये ज़्यादातर जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कंज्यूमर्स कम होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे अगर वोल्केनोज़ हैं तो अर्थक्वेक के चांसेस हैं, इस तरह के जो मटीरियल बाय लावा वगैरह आता है उसके चांसेस हैं, तो डिस्ट्रक्शन के चांसेस हैं। तो वहाँ पे लाइफ कम मिलती है, मतलब कंपैरेटिवली आपको नंबर ऑफ़ पीपल कम मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी को गेन करना, हार्नेस करना यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें कंज्यूमर्स कम है, वहाँ पे हमें लेबर एंड इस तरह से एंड आप चीज़ें कह लें वो कम मिलेंगी। और उसके साथ साथ फिर इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट आ रही होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, तो उसको सब टाइम कैप्चर करना, उसको स्टोर करना भी इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द सॉलिड वेस्ट। ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मटीरियल है जिसमें ट्रैश है, पेपर है, जो कचरा वगैरह होता है, प्लास्टिक मटीरियल आ जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, फ्लुएंट्स हैं, इनको पैरालिसिस के प्रोसेस के ज़रिए, पैरालिसिस के अंदर हम हाई टेम्परेचर के अंदर डिकम्पोजिशन करते हैं या फिर बायोलॉजिकली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह की मदद से। तो उसकी कन्वर्शन की जाती है, उससे एनर्जी ली जाती है और उस एनर्जी की मदद से फर्दर जो है वो एनर्जी अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इसका हमें दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल भी कर रहे होते हैं, उसको अल्टीमेटली हम अपने फ़ायदे में भी लेकर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ओशन थर्मल ग्रेडियंट के अंदर ग्रेडियंट मीन्स के जो डिफरेंस आ जाता है, जो अपर सरफेस ऑफ ओशन है वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। जितना हम डेप्थ की तरफ जाते जाते हैं तो अल्टीमेटली कुछ 100 मीटर्स के बाद इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर गो ऑन डिक्रीजिंग। अल्टीमेटली जब हम ज़्यादा नीचे कुछ चला जाएँ तो वहाँ पे हमें जाके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है। तो ये एक थर्मल ग्रेडियंट बन गया, ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर है, नीचे कम टेम्परेचर है, तो एक ग्रेडियंट बन गया। हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का जैसे हम कहते हैं, लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जैसे का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये एनर्जी जो है, हीट जो है वो हाई से लो की तरफ जाएगी, यानी 25 से 5 की तरफ, अल्टीमेटली हाई अपर से लोअर की तरफ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है कि वहाँ पे टरबाइन लगाई जाएँ, जनरेटर लगाए जाएँ, इस एनर्जी को कलेक्ट करके किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, फिश लाइफ डिस्टर्ब होगी, अदर एनिमल है वहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन एंड सो ऑन, मतलब और भी जो लाइफ है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होगी। लास्ट है कि हाउ वी कैन कंजर्व एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने अभी बात किया कुछ देर पहले कि वो लिमिटेड हैं, तो हमें बैलेंस यूज़ बड़ा करना पड़ता है, हमें सस्टेनेबल यूज़, प्लान्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी यूज़ करें, ऐसे इंजन यूज़ करें, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करें, कम एनर्जी यूज़ हो। हम रिसाइकलिंग के ज़रिए जो है वेस्ट को कम करें, ज़्यादा हमें चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। एज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम या फिर ज़्यादा यूज़ करें बनिस्बत कि हर बंदा एक अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है, तो उतनी ऑयल की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। एक्स्ट्रा जो लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ किया जाए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कम यूज़ किया जाए, एयर कंडीशनर का यूज़ जो है कम किया जाए, तो इस वे में हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने एक एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। थैंक यू जी।